Good morning, everyone. So let's start with the first chapter of the second book that we have, and that is including the chapter from finance and marketing. So we'll be starting off with the first chapter of financial management today. Now, we all know that any business which we are going to start or which we will be starting will need funds, right? So funds, हम कॉमन भाषा में जिसको फंड्स को समझते हैं, तो फंड्स को हम समझते हैं मनी, राइट? Money means the cash or the bank balance which we have, which we are going to invest, and we are going to start the business using it. Okay, so now when we talk about the utilization of money, तो हम देखते हैं कि हमको फंड्स कैसे यूटिलाइज करना है जिससे कि वो फंड्स के ऊपर जब रिटर्न्स मिले तो वो हमको पॉजिटिव रिटर्न्स मिले और उसको हम फर्दर री इन्वेस्ट करें बिजनेस में और बिजनेस को और फर्दर ग्रो करें, राइट? So this is the basic objectives of starting the business. So now let's understand what is financial management. So financial management, it starts with the, just a second class. Okay, so financial management starts with the optimal procurement as well as usage of funds, right? So when we are talking about optimal procurement मतलब आप पैसे कहाँ से रेज करेंगे, आपको ये पता है कि पैसे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, मगर उस पैसे का क्या सोर्स है, कहाँ से लाएंगे आप वो पैसे? अगर हम बात कर रहे हैं एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन की, एक सोल प्रोप्राइटर की, तो वहां पे ये फंड्स बहुत लिमिटेड रहते हैं, इसीलिए ज्यादा मायने नहीं रखता। मगर जब हम बात करते हैं एक बड़ी कंपनी की, मतलब हम बात कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज की, जॉइंट स्टॉक कंपनी आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, वहां पर हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, so where are those sources, from where am I going to raise the funds? Then second, आप जहां भी इन्वेस्ट करेंगे वो सोर्स ऐसा होना चाहिए कि उससे आपको रिटर्न्स मिले, प्रॉफिट्स मिले, राइट? Till the time you are not able to generate the returns over the amount that you have invested, it will bring in the huge losses for the organization. इसीलिए रिटर्न्स मिलने जरूरी हैं, क्योंकि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारे इररेवोकेबल होते हैं। इररेवोकेबल मतलब हम उनको वापस से पीछे जाकर चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट? तो जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए वो ऐसे होने चाहिए दैट इट शुड 100% गोइंग टू जनरेट द रिटर्न, if not that much what you have determined, so at least that much in which you are not going to suffer the losses, right? तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर करता है, दैट मींस ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फंड। ओके, ऑप्टिमल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ऑप्टिमल का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि जो भी आप फंड्स प्रोक्योर करते हैं हमेशा हम उनको ऑप्टिमम लेवल्स पे ही प्रोक्योर करते हैं, मतलब हमको बहुत ज्यादा फंड्स भी नहीं चाहिए और हमको कम भी फंड्स भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा फंड्स होने से क्या होगा, अगर आप ज्यादा फंड्स को आप मतलब ज्यादा फंड्स अगर आप बोरो कर लेंगे तो वो आपके लिए कॉस्ट बन जाएगी, राइट? कैसे बनेगी वो मैं सब अभी आपको बताऊंगी डिटेल में। मगर अगर हम ज्यादा फंड्स ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं, सो इट बिकम्स अ कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और सिमिलरली अगर हमारी शॉर्टेज रहती है फंड्स की, तो वो हमारे लिए एक डेफिसिट पॉइंट की तरह काम करता है, जहां पर हम अपने जो भी टारगेट्स होते हैं उनको मीट नहीं कर पाते और उसकी वजह से हमारे मार्केट शेयर में लॉस होता है और हमारे प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हो जाते हैं। So there should neither be a shortage nor a surplus of fund, but we should always have an optimum amount or an adequate amount of funds which is required in the business. Okay, business पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में आप देखेंगे कि हमको 3 मेजर डिसीजंस पढ़ने हैं और हर एक चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो इन्हीं तीनों से रिलेटेड है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये 3 चीजें क्या है। पहली चीज है आपकी the 3 decisions which are taken in the financial management is, first is investment decision. Now investment decision says that what is that avenue in which you are planning to invest, मतलब आप एक्चुअली जो पैसा रेज कर रहे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हम 2 जगह इन्वेस्ट कर सकते होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म में, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म में। जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की तो उसे कहा जाता है यहाँ पर वर्किंग कैपिटल।
और जो डिसीजन आप लेते हैं उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन, राइट। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो भी पैसा आप लगाएंगे वो आप लगाएंगे अपने बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए, राइट। तो उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जैसा आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए दैट वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, राइट। दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज व्हाट वर्किंग कैपिटल इज, राइट। So working capital management decision will be covered under the three categories. First one is cash management, efficient cash management, inventory management, which is also commonly known as stock management, and receivables management. ये तीन करंट एसेट्स को आपको अच्छे से मैनेज करना होता है, राइट। अगर ये तीन जो आपके करंट एसेट्स हैं, कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल, अगर ये अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, that means the business is able to take care of its working capital management decision properly. तो जो भी पैसा आपने शॉर्ट रन में लगाया है वो आपका अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है और आपको लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन नहीं आएगी। ना व्हाट इज लिक्विडिटी क्रंच? लिक्विडिटी क्रंच का मतलब होता है जहां पर आपको जितना लिक्विड कैश या अमाउंट चाहिए होता है, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए या रेंट के लिए, वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है, दैट मीन्स देयर इज अ शॉर्टेज in the liquidity, the amount which should have been maintained, the amount which should have been there for all the time in the organization. तो वो चीज नहीं हो, ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन ना आए बिजनेस में। So it should always be taking care of the liquidity of the organization, which will be taken care of by taking care of the three major current assets, which is cash, inventory and receivable. और ये तीनों कवर किए जाएंगे आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर। ओके ओके, नाउ देयर इज वन क्वेश्चन दैट आई हैव जस्ट रिसीव्ड। ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो आपके चैप्टर 8 से रिलेटेड है, जो हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थे, बिल्कुल उससे रिलेट करेगा। और आपको अगर वहां पर डेट इक्विटी समझ में आ गया था तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझ में आया था तो आज जाके फिर से पढ़ लीजिएगा उस चैप्टर को खोलकर, क्योंकि उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। तो ये मैंने बताया आपको, शॉर्ट टर्म के अंदर हमको यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी होती है। मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर हमको ये देखना होता है कि हमारे पास इतना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश रहना चाहिए जिससे हम अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सके, राइट। उसके बाद है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म को यहाँ पे कहा जाता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, अकाउंट्स पढ़ी होगी लास्ट ईयर तो याद आता होगा, कुछ ऐसा नाम पढ़ा था आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर। So this is one and the same. So capital budgeting decision is also known as capital expenditure decision, wherein you have to check that on which fixed assets are you going to invest your money, right? तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो आप फिक्स एसेट्स पे करना चाहते हैं तो फिक्स एसेट्स वो हो सकते हैं जो आपको नए खरीदने हो, या वो फिक्स एसेट्स हो सकते हैं जो कि आपको रिप्लेस करने हो और उसके बदले में कोई नया फिक्स एसेट लाना हो, या फिर आपको ऑल टुगेदर एक नया प्रेमाइसिस खोलना हो, या एक नई ब्रांच खोलनी हो, या एक नया यूनिट लगाना हो। तो ये सब जो डिसीजंस है, या एक्सपेंशन कर रहे हो या आप मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हो, ये सारे जो डिसीजंस हैं वो सब आपके आएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर, जिसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, राइट। वेरी कॉमनली नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस, वेयरइन वी प्लान टू बाय द फिक्स्ड एसेट्स, राइट। अब ये जो आप फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, आप ये देखेंगे कि किसी भी फिक्स एसेट्स की लाइफ 10, 12, 15 साल से कम की नहीं होती, 5 साल तो मिनिमम लगा लीजिए, राइट। तो अगर हम फिक्स एसेट की लाइफ मान के चल रहे हैं कि 5 साल होती है, तो 5 साल के अंदर आप इसे रिप्लेस करेंगे, खासकर अगर वो टेक्नोलॉजी एडेड है तो आप उसको शायद हर दूसरे साल ही रिप्लेस कर दें, राइट। तो अगर कोई ऐसा फिक्स एसेट है जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, जिससे कि जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें जो आप कॉस्ट इनकर करने वाले हैं, जब भी हम पैसा लगाते हैं तो इट इज अ कॉस्ट, राइट। और जो हमको उसके रिटर्न में मिलता है दैट इज कॉल्ड द बेनिफिट। सो कॉस्ट शुड ऑलवेज बी लेस देन द बेनिफिट व्हिच यू आर प्लानिंग टू रिसीव फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हैं तो आप सिर्फ उसका कॉस्ट नहीं देखते ना, आप उसका बेनिफिट भी तो देखेंगे
So there are two things which has to be seen. First is cash inflow and the second one is cash outflow. अब हम फाइनेंस में इस लैंग्वेज में बात करेंगे, राइट? इनफ्लो एंड आउटफ्लो. सो इनफ्लो सेज कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि जो आपका आउटफ्लो रहा है इन्वेस्टमेंट में, उसके अगेंस्ट आपको कितना इनफ्लो आया. तो कम से कम मान के चले कि एक के अगेंस्ट 2, 1.5, एक से ज्यादा आना चाहिए, तभी हम उस इन्वेस्टमेंट को करेंगे. तो अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आपको मिल जाए जिसमें आप कुछ टेक्निक्स लगाकर, जो कि हमारे पास अवेलेबल है, तो वो टेक्निक्स लगाकर अगर आप ये जान पाए कि ये बिजनेस में, इस बिजनेस में जो जहां हम इन्वेस्ट करने वाले हैं लॉन्ग टर्म में, या इस एसेट पे जहां हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसका रिटर्न मुझे पॉजिटिव मिलेगा, तभी आप पैसे लगाएंगे, राइट? क्योंकि अगर ये लॉसेस हो जाता है तो ये लॉसेस इतने भारी हो सकते हैं कई बार कि बिजनेस पूरा का पूरा बंद हो जाए. तो ये आपको बहुत ही डिसीजन जो ये लेना होता है वो बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, बिकॉज ये कभी भी आप वापस इसको आप वापस नहीं ले सकते हैं. मतलब आप उसको उल्टा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको उल्टा करने की, रिवर्स करने की कोशिश करेंगे तो दिस विल लीड टू हेवी पेनल्टीज व्हिच वुड बी मेकिंग द बिजनेस सफर ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस, राइट? तो ये हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर. दो तरह के डिसीजन जो आपको लेने हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में. शॉर्ट इज फॉर करंट एसेट एंड लॉन्ग इज फॉर फिक्स्ड एसेट, राइट? ऐसे याद रख सकते हैं हम इसे. फिर नेक्स्ट इज, जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको चाहिए पैसा. तो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आएगा आपको फाइनेंसिंग डिसीजन से. तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जहां से हम फंड्स रेज कर सकते हैं, राइट? तो वो जब हम फंड्स को डिवाइड करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल, ओके, सो जो सोर्सेज अवेलेबल है वो है हमारे पास, एक है डेट, दूसरा है इक्विटी, राइट? अब डेट और इक्विटी में क्या क्या इन्वॉल्व है वो मैं आपको बताती हूँ. जब मैं बात करूंगी डेट की, तो उसके अंदर हमारे पास है डेट. आई होप सबको याद होगा कि डेट इज ऑल्सो नोन एज बोरोड फंड, राइट? तो ये इसके अंदर आता है आपका लॉन्ग टर्म लोन. अब वो लॉन्ग टर्म लोन चाहे आप पब्लिक से लें इन फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, या फिर आप बैंक से लें, या फिर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लें, किसी से भी लें, लॉन्ग टर्म लोन इज लॉन्ग टर्म लोन ओनली विच इज गोइंग टू हैव एन इंटरेस्ट अगेंस्ट दैट, एंड आपको टाइमली रीपेमेंट करनी पड़ेगी, राइट? which is including the amount of principal also. So it is called EMI, जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का कंपोनेंट फिक्स्ड रहता है. ओके okay? अब ये आपका एक रहा लॉन्ग टर्म लोन. दूसरा आपके पास है डिवेंचर्स, राइट? कॉमनली हम इनको यूज करते हैं बोरोड फंड यूज करने के लिए या रेज करने के लिए. दूसरा हमारे पास फंड है विच इज कॉल्ड ओनरशिप फंड, commonly known as equity. अब इक्विटी के अंदर वी हैव गॉट इक्विटी शेयर कैपिटल, वी हैव गॉट रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसको आप बहुत आसानी से जो भाषा में जानते हैं उसे कहते हैं आप रिटेन्ड अर्निंग, राइट? तो ये जो पैसा है इसके अंदर एक और चीज है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. हालांकि प्रेफरेंस शेयर वालों को आपको ओनरशिप नहीं मिलती है, मगर प्रेफरेंस शेयर को भी हम कई बार इक्विटी के अंदर ही काउंट कर लेते हैं, जो आप देखेंगे. बट जान लीजिए और समझ लीजिए कि प्रेफरेंस और इक्विटी का नेचर बहुत ही अलग अलग होता है. प्रेफरेंस शेयर वालों को ना ही ओनरशिप मिलती है और ना ही उनको रिस्क रहता है लॉस होने का, बिकॉज जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड मिलता है, प्लस दे हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ऑन द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट दैट दे हैव इन्वेस्टेड. ये सब आपको याद है, राइट? ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि ओनरशिप फंड और बोरोड फंड, यानी कि ओनरशिप फंड मतलब इक्विटी और डेट के अंदर से ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क होता है और इसकी कॉस्ट भी होती है. तो अब हम कॉस्ट और रिस्क दोनों समझ लेते हैं पहले. आई एम रबिंग दिस ऑफ, आई होप यू ऑल हैव नोटेड दिस डाउन, राइट? एंड इफ नॉट, please use the video and go through it again so that you can understand it much in a much better manner. But अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं यहाँ से. Okay, so we have got ownership and we have got borrowed fund. अगर मैं देखूं कि इक्विटी की कॉस्ट क्या होती है, इक्विटी की कॉस्ट होती है डिविडेंड. इसे कहा जाएगा KE. KE is cost of equity, right?
तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिविडेंड, यानी कि आप इक्विटी के थ्रू जब पैसा रेज करते हैं तो अपने शेयर होल्डर्स को क्या पे करते हैं, यू पे देम डिविडेंड, राइट। सेकेंड, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग आप लोगों को याद होगा तो एक तरह का इंटरनल सोर्स भी होता है बिजनेस के लिए। इंटरनल इसलिए क्योंकि वो प्रॉफिट का हिस्सा जिसको बिजनेस ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया एज एन फॉर्म ऑफ डिविडेंड और रिटेन कर लिया, उसे ही कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग, राइट। तो ये रिटेन्ड अर्निंग वो प्रॉफिट है जो कि डिविडेंड का हिस्सा था, मगर आपने उसको डिविडेंड नहीं पे किया और आपने उसे रिजर्व में रख लिया है, वो आपके लिए आपका रिटेन्ड अर्निंग कहला रहा है। तो अब ये रिटेन्ड अर्निंग इज के आर, और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि के आर इज इक्वल टू के ई, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज ऑलवेज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्यों? क्योंकि यही वो पैसा था जो आपको एज अ इक्विटी डिविडेंड देना था, मगर आपने रिटेन किया। तो अगर आप इसे रिटेन नहीं करते और दे देते तो इसकी कॉस्ट क्या होती, इसकी कॉस्ट होती डिविडेंड, जो कि आपको पे करना चाहिए था। ओके इसीलिए के आर हमेशा के ई के इक्वल रहता है। देन नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसकी क्या कॉस्ट होती है, इसकी भी कॉस्ट होती है डिविडेंड, उसे हम कहते हैं के पी, राइट। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज के पी, कॉस्ट को के से डिनोट किया जाता है फाइनेंस में, सी से नहीं, राइट। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखते जाइए। देन नेक्स्ट आगे क्या कॉस्ट है, कॉस्ट है आपके डेट की। मैं डेट को पूरा कंबाइंड एक ही साथ ले लेती हूँ, राइट। तो डेट is okay, there is one doubt that I have just received. I'll solve your doubt, just wait for it. Okay, debt की हम बात कर रहे हैं तो okay, debt मतलब we are talking about borrowed fund. borrowed fund की क्या कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट, इसे हम कहते हैं के डी, राइट। के डी या फिर ऐसा कहें के डी बी, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर इंटरेस्ट, एंड के डी ए, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स एंड कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। क्योंकि आपको पता होगा, याद होगा कि इंटरेस्ट जो लगता है तो इंटरेस्ट हमेशा टैक्स पे करने से पहले लगता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, यानी कि इंटरेस्ट पे करने से हमको फायदा होता है, किस चीज का, हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। ओके अब मैं यहाँ वापस आऊंगी, कॉस्ट को फर्दर समझाऊंगी, इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रही थी आपको, मगर पहले मैं एक डाउट ले लेती हूँ। ओके डाउट है कि रिटेन्ड अर्निंग में कुछ देना नहीं होता है तो ये कॉस्ट क्यों है। ओके मुझे बात बताइए बच्चे कि आप इसे कॉस्ट इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली पे नहीं करना पड़ रहा आपको, राइट। मगर आपने क्या रिटेन किया या आपने क्या रिजर्व में रखा, आपने वो पैसा रिजर्व में रखा है जो कि आप डिविडेंड के फॉर्म में डिक्लेयर नहीं कर रहे। मतलब बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, इसे थोड़ा सा रब किया जाए। ओके सो वी हैव गॉट दिस प्रॉफिट, मान लेते हैं 100 है प्रॉफिट, राइट। ये प्रॉफिट वही प्रॉफिट है जो आपने अपने ट्रेडिंग पीएनएल से निकाला है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट से आया है प्रॉफिट। ओके प्रॉफिट है 100, देन वी हैव इंटरेस्ट जो हमारे पास लाइबिलिटी है, हमको पे करना है अपने बोरोड फंड्स के ऊपर, मान लेते हैं 10 रुपए है, राइट। 90 रुपीज बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स, मान लेते हैं एट द रेट ऑफ 50% है, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये 45 हो गया, 45। अब ये हमारे पास है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, माइनस पे किया प्रेफरेंस डिविडेंड इफ देयर आर एनी, तो मान लेते हैं कि 5 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड भी था, तो ये बचा 40 रुपए। सो दिस इज earnings available for equity share holders, ये आए 40 रुपए। 100 में से 40 रुपए वो है जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के हिस्से में आ रहे हैं। अब थोड़ी सी थोड़ा सा तरीका देखते हैं कि बिजनेस अभी ग्रो कर रहा था, ग्रोइंग मोड पे था, तो उसने 5 रुपए डिक्लेयर किया एज डिविडेंड,
ये कह के कि बिजनेस ग्रो कर रहा है और बिजनेस को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो इसीलिए अभी हम सिर्फ 5 रुपए का ही डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और बाकी के 35 को हम रिटेन कर लेते हैं, राइट। तो ये हमने कर लिया रिटेन। अब मुझे बताइए 5 रुपए आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 35 रिटेन किया, किस हिस्से पे या किस क्या रीजन है कि आपने रिटेन किया? कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, उसको फर्दर ग्रो करने के लिए और हम आपको बेहतर रिटर्न्स देंगे इन फ्यूचर में, इसी बात की प्रॉमिस देकर आपने रिटेन किया है इस 35 रुपए को, अदरवाइज ये 40 का 40 पूरा डिविडेंड डिक्लेयर होना था, राइट। अब जब ये 35 आपने रिटेन किया तो आपके शेयर होल्डर्स ने आपसे क्या एक्सपेक्ट किया कि अगली बार जब आपको और बेहतर प्रॉफिट्स होंगे तो आप उनको और बेहतर रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, राइट। तो अब जब ये डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया यहाँ पर और आपने रिटेन कर लिया, तो ये मेरा बना इंटरनल सोर्स फॉर फाइनेंसिंग, यानी कि इसको मैं एज एन इंटरनल सोर्स यूज करूंगी और इसके थ्रू मैं अपने इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करूंगी। यही मतलब हुआ यहाँ तक का। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, ओके। तो ये जो आपने रिटेन किया है, ये कैसे इसकी कॉस्ट इक्वल टू इक्विटी हुई, यानी कि के आर कैसे इक्वल हो जाता है के ई के? वो ऐसे हो जाता है कि ये इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट नहीं, इम्प्लिसिट है। इसका मतलब है कि आप जो ये पैसा रिटेन कर रहे हैं वो आप किसी को पे नहीं कर रहे, वो खुद यूज कर रहे हैं, मगर आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन, एक बहुत बड़ी बाइंडिंग आ रही है, और वो क्या कि अगली बार बिजनेस को बेहतर प्रॉफिट्स मिलने चाहिए और बिजनेस बेहतर रिटर्न्स देगा अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि बिजनेस में जब आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके ओनर्स भी हैं, राइट। तो वो जो ओनर्स हैं जो कि आपके डिसीजन मेकिंग में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, those who are only interested in getting the timely returns from the business, they are expecting returns not only in terms of a dividend, मतलब उनको सिर्फ डिविडेंड नहीं चाहिए मगर उनको कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए। Now what is capital appreciation? कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो आपकी शेयर की वैल्यू है मार्केट में, इट शुड इंक्रीज। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो आप एक तो डिविडेंड देंगे। डिविडेंड आप दो तरीके से दे सकते हैं, या तो आप दीजिए कैश में या फिर आप दीजिए स्टॉक में। स्टॉक मतलब होता है बोनस शेयर, राइट, जिसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट डिविडेंड, राइट। तो या तो आप कैश में डिविडेंड डिक्लेयर कर दीजिए कि पैसे भेज दिए, या फिर आप बोनस शेयर्स दे दीजिए, एक तरीके का डिविडेंड वो भी होता है। दोनों के अलावा तीसरा जो चीज होता है, तीसरी जो चीज होती है वो ये होती है कि आपका जो बिजनेस है, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है और उम्मीद है कि वो हर साल प्रॉफिट अर्न करेगा और बेहतर ग्रो करेगा, तो कैपिटल वैल्यू ऑफ दैट शेयर व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट वो अप्रिशिएट करनी चाहिए। आपने देखा है इक्विटी शेयर की जो वैल्यू होती है, जो 10 रुपए में इशू की जाती है, क्या वो 10 रुपए में ही बिक रही होती है मार्केट में? उसकी कीमत हजारों और लाखों में चली जाती है। तो व्हाट इज इट नॉट शोइंग द कैपिटल एप्रिसिएशन? ओके, तो अभी आप यहाँ पे हम रुक रहे हैं और मैं आपको वापस से वैदिक का जो डाउट है उसको क्लियर करती हूँ कि के आर is basically an implied cost, right? It is not an explicit cost, it is an implied cost which is actually creating an obligation on the organization to pay better returns to the organization shareholder in future. इसीलिए जो इसकी कॉस्ट होती है वो मानी जाती है कि it is equals to KE. That means अगर मैंने इसको रिटेन नहीं किया होता तो इसे एज अ डिविडेंड ही डिक्लेयर किया जाता, और डिविडेंड क्या है? It is reflecting KE, cost of equity. Okay, I hope Vedic the doubt is clear now. Next is Krishna, you have a doubt that you want me to repeat this point again. बच्चे आप वीडियो देखिएगा जाकर और फिर से समझिएगा, और फिर से नहीं समझ में आएगा then you'll come back to me and I'll explain it again. Okay, आगे बढ़ते हैं। There is one more doubt, मैम बोनस शेयर्स तो एक लिमिट तक ही देने पड़ेंगे ना? बोनस शेयर्स आप कैसे देते हैं? बोनस शेयर्स आप देते हैं 4 के ऊपर 1। This is the ratio that we use for giving the bonus shares, right? तो वो आप देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, ये भी एक कंडीशन है। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन बोनस शेयर्स देती ही है, राइट? क्योंकि बोनस शेयर्स देने का मतलब क्या हुआ कि इस शेयर्स के पैसे नहीं आएंगे, तो बेसिकली रिजर्व्स में जो पैसे हैं वो आपको इन शेयर्स के नाम पे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगली बार जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो वो 4 के ऊपर नहीं लगेगा, वो 5 के ऊपर लगेगा, यानी कि एक शेयर
जो आपने बोनस में दिया है उसके ऊपर भी डिविडेंड पे करना पड़ेगा उसी शेयर होल्डर को। इसीलिए वो फंड्स हम निकालते हैं रिजर्व से और ट्रांसफर करते हैं हमारे कैपिटल के अंदर, राइट, क्योंकि अब उसके ऊपर भी डिविडेंड पे किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर up to this point. Anybody having any other doubt? Apart from the re-explanation of any point, please ask your doubt. And if there are no doubts, let's move further. Okay, so we were talking about the cost, right? So cost आपने देखा यहाँ पर कि we have got equity, we have got retained earnings, we have got preferential capital, इन तीनों के ऊपर dividend पे करना है। Debt के ऊपर in totality आपको interest पे करना होता है। अब यहाँ से समझिए, ये मेरे पास मैंने एक चार्ट बनाया है जो मुझे दिखा रहा है कि प्रॉफिट अगर 100 था, इंटरेस्ट 10 था, तो मेरा टैक्स कितना रहा, मेरी अर्निंग्स कितनी रही, राइट। अब इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और एक समझते हैं। यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हो गया 120 रुपए, राइट। अब मेरा इंटरेस्ट कितना है 10, ये हुआ 110, 55, 55, 5, 50। अर्निंग्स बड़ी इक्विटी शेयर होल्डर्स की, राइट। तो इसका मतलब है द कॉस्ट व्हिच वी हैव टू पे टू द डेट, टू द बोरोड फंड पीपल इज ऑलवेज फिक्स्ड, राइट। तो ये फिक्स्ड होने की वजह से आपका जो ये ऑब्लिगेशन है ये फिक्स्ड रहता है। तो अगर मेरी जो प्रॉफिट लेवल है वो बढ़ेगी तो उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बेनिफिट किसको मिलेगा, it will be to the equity shareholders, right? और इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर मेरा प्रॉफिट 80 हो गया तो 10, उसके हिसाब से ये हुआ 70 और ये हो गया 30। समझ रहे हैं? तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मेरी अर्निंग्स बढ़ती है तो उसका बेनिफिट मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और अगर मेरा प्रॉफिट कम होता है तो भी मेरी जो इसका डिसएडवांटेज होता है वो भी जाता है सीधे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में, मतलब कॉस्ट के हिसाब से देखें अगर हम अपने फाइनेंसेस को, तो जो डेट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो कि फिक्स्ड होता है, राइट। तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है या फिर हम कहें कि स्टेबल है तो हमको डेट प्रेफर करना चाहिए फॉर रेजिंग फाइनेंस। क्यों? क्योंकि अगर हम डेट प्रेफर करेंगे तो उस केस में उसका बेनिफिट जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। मगर अगर मेरी अर्निंग्स रिड्यूस हो रही है और स्टेबल नहीं रहती है उस केस में मुझे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए इक्विटी को। क्यों? क्योंकि इक्विटी के साथ ये लायबिलिटी नहीं होती, ये ऑब्लिगेशन नहीं होती that we have to repay them the dividend. That means when there'll be no profit, there'll be no dividend, right? So it's as easy situation as we have that in case of a stable earning or in case of a growth mode of earning, we should prefer debt instead of equity for raising the funds. And in case of unstable earning, in case of decline of the organization, we should prefer equity because in equity there is not an obligation to pay the return in case of loss, right? तो ये बात आपको समझ के रखनी होगी कि कॉस्ट के हिसाब से इक्विटी इज कंसिडर्ड एज द एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना हाई रेट ऑफ डिविडेंड आपको देना पड़ेगा। जबकि डेट के अंदर जो ये आपका रेट ऑफ रिटर्न होता है ये फिक्स्ड होता है। तो अगर 10 रुपए से दे रहे हैं तो 10 ही रुपए देंगे, चाहे प्रॉफिट कितना भी ऊपर या नीचे जाए। मगर इक्विटी को जितना प्रॉफिट ऊपर जाएगा रिटर्न्स उतने ज्यादा देने होते हैं, जितना प्रॉफिट नीचे जाएगा रिटर्न्स उतने ही कम हो जाते हैं, राइट। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिस्क फैक्टर, राइट। तो ये मैंने कॉस्ट के हिसाब से बता दिया आपको कि कॉस्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो equity is an expensive source of finance and debt is comparatively cheaper source of finance. Okay. Okay, Aryan, you want to ask it again. What do you want to know again? मुझे वो सेगमेंट बताइए जो आप दोबारा से जानना चाहते हैं। ओके, उसके अलावा अभी मैं वापस से रिस्क पे चलती हूँ। रिस्क का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने इक्विटी के थ्रू पैसा रेज किया है तो आपको रिस्क कम रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका बिजनेस लॉसेस में जाता है तो वो जो आपको पेमेंट करना है डिविडेंड का, उसकी वजह से
वो डिविडेंड पेमेंट करने की कंपल्शन नहीं रहती। मतलब अगर आप लॉसेस में हैं तो आपको डिविडेंड नहीं पे करना, रिस्क नहीं है पेमेंट का। मगर अगर आपको लॉस हो रहा है और डेट के थ्रू आपने पैसा लिया हुआ है तो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, irrespective of profit or loss. That means debt is more risky in terms of payment of interest, which is fixed, right? So it is more risky, but it is a cheap source of finance. तो अगर हम बात करेंगे कॉस्ट और रिस्क की, तो कॉस्ट और रिस्क को मैं ऐसे सम अप कर सकती हूँ कि ये मेरे पास इक्विटी है और ये मेरे पास डेट है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क, तो रिस्क हमेशा डेट में हाई रहता है और इक्विटी में कम, बिकॉज रिस्क का मतलब है, रिस्क आपको है पेमेंट करने का। क्या? एक तो पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट की, दूसरा पेमेंट करना है प्रिंसिपल अमाउंट। सो इफ योर कंपनी इज इनटू लॉसेस, दिस रिस्क इज हायर इन केस ऑफ डेट, बिकॉज आप अगर रीपे नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस हैज टू डिसॉल्व एंड रीपे द अमाउंट, राइट? और जहां तक हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो कॉस्ट के अंदर इक्विटी इज मोर एक्सपेंसिव, बिकॉज इक्विटी का रेट ऑफ रिटर्न, जो डिविडेंड का रेट होता है, वो कभी फिक्स्ड नहीं रहता। हायर द प्रॉफिट, मोर इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट यू हैव टू पे, एंड लेसर द प्रॉफिट, लेस इज द रेट ऑफ रिटर्न। और डेट इज कंसिडर्ड एज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्यों? दो तरीके से होता है, क्योंकि एक तो डेट का जो आपका इंटरेस्ट है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। दूसरा क्या है कि जब आपको लोन के थ्रू पैसा रेज करना होता है तो आप बैंक जाते हैं या पब्लिक के पास जाते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करते हैं, अपना पास ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं प्रॉफिट का, और आपको फंड्स मिल जाते हैं जल्दी से जल्दी, 3 दिन 4 दिन, 1 दिन इंस्टेंट भी मिलता है पैसा। डेट में कॉस्ट नहीं इनकर करनी पड़ती है उतनी ज्यादा, राइट? मगर हम बात करते हैं इक्विटी का, इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करने का। लास्ट ईयर हमने फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में एक पॉइंट पढ़ा था, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। याद है? अगर नहीं याद है तो रिवाइज कीजिए जाकर आज, जैसे आपका होमवर्क है वो, कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में आपको याद होगा कि अगर हमको इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करना पड़ता है तो पहले प्रोस्पेक्टस बनाओ या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाओ, फिर उसको जाके सेबी में वाउच करवाओ, राइट? फिर सेबी में आपके पास कुछ टाइम लिया जाएगा, फिर आपको एक आपका एक ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है, उसके हिसाब से आप अपना इशूड कैपिटल डिसाइड करते हैं। तो वो आपको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से जिसकी परमिशन भी लेनी पड़ती है, राइट? तो ये सब प्रोसेसेस है। उसके बाद अंडर राइटर्स भी हायर करो, इशू मर्चेंट बैंकर्स भी हायर करो, हु आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द इशू, आल्सो कॉल्ड एज इशू मैनेजर्स, राइट? फिर 90% आपके इशू होने चाहिए, अगर वो नहीं हुए तो इशू फेल हो जाएगा, तो उसके लिए आपने अंडर राइटर्स भी हायर किए, उनको कमीशन भी पे किया। ये सब क्या है? ये सब खर्चा जो आप पे करने वाले हैं, ये आपके इक्विटी को एक्सपेंसिव बनाता है। दैट मीन्स इक्विटी की जो फ्लोटेशन कॉस्ट रहती है, यानी कि इक्विटी के थ्रू जो पैसा रेज करने की कॉस्ट रहती है, वो कंपैरेटिवली बहुत हाई रहती है। इसीलिए इक्विटी इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड डेट इज कंपैरेटिवली चीपर। रिस्क में इक्विटी is comparatively less risky and debt is more risky, because in case of loss or unstable earning, debt will make the organization get shut down, get closed down, because आपने अगर पे नहीं किया तो आपका चार्ज होता है एसेट के ऊपर। अगर आपको याद हो तो डिबेंचर होल्डर्स जो भी लोन आपके देते हैं बैंक्स, उनका चार्ज होता है एसेट्स के ऊपर, राइट? So they can always use those collateral securities and sell them and reclaim their money, whatever is due, right? So I hope this is clear. Cost, risk और डेट और इक्विटी के कॉन्सेप्ट में कैसे उसका एप्लीकेशन होता है, ये सभी को क्लियर हो गया है? नहीं क्लियर होगा तो इस वीडियो को मैं जब अपलोड करूंगी दोबारा से देखेंगे। Okay, now there is one more doubt, 2 more doubts that I have received. Just let me check. Okay, मैम ऐसा हो सकता है क्या कि पहले कंपनी जब ग्रो नहीं कर रही थी तब इक्विटी रखे, एंड देन आफ्टर इट स्टार्ट्स ग्रोइंग देन वो उस इक्विटी को डेट में कन्वर्ट कर दे? ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। इक्विटी आर द ओनर्स, राइट? क्या कभी ऐसा होता है कि ओनरशिप के बिना आपकी डेट रेज हो जाए? इसीलिए आपकी कंपनी कितनी भी ग्रो कर जाएगी, इक्विटी तो रहेगी ही रहेगी। इक्विटी आप 50% रखिए या 70% रखिए, मगर 50%, 51% तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ओनरशिप हैज टू बी विद समबडी, राइट? और उसके बेसिस पे ही आपको लोन दिया जाता है, बिकॉज डेट इज लोन, बोरोड फंड जो आपको रीपे करना है। इक्विटी इज ओनरशिप व्हिच रिमेन्स विद द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
Okay, this meeting is going to time up now. Let's connect again and let's do this topic again. Let's continue with this topic. Thank you, everyone.